किराए पर उठा हुआ मकान जिसका मालिक जो होता है वह वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। उस मकान में 2 किराएदार रहते थे। उनमें से जो एक किराएदार होता है वह अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर बड़े आराम से रह रहा होता है, लेकिन उसमें से दूसरा जो किराएदार होता है उसका रूम लगभग 10 महीनों से बंद पड़ा हुआ था। फिर वहीं पर उस मकान में 10 जनवरी 2025 को कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सभी के कान सन रह जाते हैं। दरअसल ये जो मकान आप देख रहे हैं, इस मकान के एक रूम में एक डेड बॉडी को 10 महीनों से छुपा कर रखा गया था और इसके साथ ही साथ उसके पड़ोस के रूम में एक फैमिली भी रह रही होती है, जिसे बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी कि उसके जो पड़ोस का रूम है उसमें 10 महीनों से कोई डेड बॉडी रखी हुई है। 10 महीनों से बंद पड़े उस रूम में उस रूम का जो किराएदार होता है वह 10 महीनों में एक ही 2 बार आया हुआ होता है। जब वह रूम 10 महीनों से बंद पड़ा होता है तो जो मकान का मालिक होता है वह उस किराएदार से कई बार उस मकान को खाली करने के लिए कह चुका होता है, लेकिन वह जो किराएदार होता है वह किराए को आज या कल में देने की बात कहकर इस बात को आगे बढ़ा दिया करता था। उसके पड़ोस के रूम में एक दूसरा व्यक्ति रहता था जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी होते हैं, इसलिए उसको उन बच्चों को पढ़ने के लिए एक दूसरे रूम की सख्त जरूरत होती है। इसलिए वह मकान मालिक से कई बार कह चुका होता है कि जो पड़ोस का जो रूम बंद पड़ा हुआ है वह रूम उस किराएदार से खाली कराकर उसको दे दें। जब वह ये बात मकान मालिक से कहता था तो मकान मालिक भी उस किराएदार को फोन करके उस रूम को खाली करने की बात कहता था, तो फिर से वही किराएदार वही कह देता था कि वो किराया आज या कल में दे देगा और वह उस रूम को खाली नहीं करेगा। ऐसे ही पड़ोस में एक दिन जो पूरी फैमिली के साथ जो किराएदार रह रहा होता है वह सोचता है कि क्यों ना इस रूम का गेट ओपन करके इस रूम का यूज कर लिया जाए, क्योंकि मकान मालिक भी जो होता है वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता था और जो उस रूम का किराएदार है वह भी वहां पर कभी कभी आता था, या आप ये भी कह सकते हैं कि वह 10 महीने में वहां पर 1 या 2 बार आया हुआ होता है। इसलिए उसने यह सोचा कि इस रूम को क्यों ना इसका ताला तोड़ लिया जाए और इस रूम को यूज कर लिया जाए। फिर ये सब बातें सोचकर वह उस रूम का ताला 10 जनवरी 2025 को तोड़ता है। रूम का ताला तोड़ने के बाद वह उसके अंदर दाखिल होता है और वहां पर रखे हुए सामान को देखता है कि वहां पर क्या क्या रखा हुआ है, तो उसको वहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखता है। इसके साथ ही साथ उसको एक फ्रिज जो होता है वह उस कोने में रखा हुआ चालू हालत में फ्रिज रखा हुआ दिखता है, तो वह उस फ्रिज के पास जाता है। उस फ्रिज के चारों तरफ एक कपड़ा बंधा हुआ था जिससे उस फ्रिज का गेट रुका हुआ था। वह व्यक्ति उस फ्रिज का गेट खोलता है और लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस फ्रिज का गेट खोलता है उस फ्रिज में से एक महिला की डेड बॉडी फर्श पर गिर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अब लाश को देखकर वह एकदम शॉक्ड हो जाता है। जैसे वह उस लाश को देखता है वह तुरंत ही उल्टे पर उस रूम से बाहर के लिए भागता है और इसके बाद वह मकान मालिक को फोन करता है और आसपास लोगों को यह बात बताता है। पड़ोसी के बंद पड़े कमरे से 10 महीने बाद अचानक लाश का निकलना और इस पूरी कहानी का पता चलना वहां पर उस कॉलोनी के सभी लोगों को एकदम शॉक्ड कर देता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वेलकम टू डैन माय शो हकीकत अब कहानी। माय नेम इज यशोर एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ प्रतिमा मर्डर। मध्य प्रदेश के देवास जिले की गंदाबन कॉलोनी में सुबह का लगभग 8 या 9 बजे का टाइम हो रहा था। तभी इस वक्त इस पूरी कॉलोनी में पता नहीं कहां से एक सड़न सी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, जिससे कॉलोनी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर आसपास देखने लग जाते हैं कि आखिरकार यह अजीब सी स्मेल आ कहां से रही है। तभी वहां पर एक कॉलोनी में घर के पास जो भीड़ होती है वहां पर इकट्ठा होने लग जाती है। दरअसल वह जो घर होता है वहां से 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहने वाले डीके श्रीवास्तव का होता है। इंदौर में रहने वाले डीके श्रीवास्तव के उस घर में 2 किराएदार रहते होते हैं। पहले का नाम बलबीर होता है और एक का नाम संजय पाटीदार होता है। बलबीर तो वहां पर पूरी फैमिली के साथ रहता हुआ होता है, लेकिन जो वहां पर दूसरा किराया संजय होता है वह उज्जैन के इगोलिया गांव के मौलाना गांव का रहने वाला होता है। संजय ने उस घर में रूम तो किराए पर लेकर रखा हुआ था, लेकिन वह रूम 10 महीनों से बंद पड़ा हुआ था, जिसको लेकर मकान मालिक उससे कई बार रूम खाली करने की बात कह चुके होते हैं कि अगर तुम वहां पर नहीं रहते हो तो उस कमरे को खाली कर दो, उस कमरे को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया जाए। लेकिन जब भी मकान मालिक उससे कुछ ऐसी बात कहते थे तो वह किराए को आज या कल में देने की बात कहकर इस बात को खत्म कर दिया करता था और अपनी बात आगे बढ़ा लिया करता था। आज उसी घर से कुछ सड़न की कोई स्मेल आ रही थी। लोग उस स्मेल को देखते देखते बढ़ ही रहे थे। तभी बलबीर सिंह वहां से निकलता हुआ बाहर आता है और वहां पर इकट्ठे हुए लोगों को फ्रिज में रखी हुई लाश के बारे में बताता है। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार किसी रूम में 10 महीनों से बंद पड़े रूम में कोई लाश अचानक से कैसे आ जाती है। फिर तुरंत इसके बाद वहां पर सभी लोग जो होते हैं वह पुलिस को फोन करते हैं और वहां पुलिस तुरंत मौके पर आती है। जब पुलिस उस रूम में दाखिल होती है और फिर डेड बॉडी को एग्जामिन करती है, तब पुलिस देखती है कि लगभग 30 से 32 साल की महिला के हाथ और पैर को बांधकर उसके गला घोट कर उसको फ्रिज में बैठा दिया जाता है। उस डेड बॉडी की हालत देखकर पुलिस यह तो अंदाजा लगा चुकी थी कि यह डेड बॉडी जो है वो काफी पुरानी है, क्योंकि जो बॉडी होती है वह एकदम से काली पड़ चुकी होती है। लेकिन बिना पोस्टमार्टम के यह बताना मुश्किल था कि आखिरकार यह डेड बॉडी कितनी पुरानी है। इसके बाद पुलिस उस किराएदार बलबीर और उस मकान मालिक से उस लाश के बारे में पूछती है। तब जो बलबीर और जो मकान मालिक डीके श्रीवास्तव होता है वह बताते हैं कि इस लाश के बारे में उस रूम का किराएदार संजय पाटीदार ही उनको बता सकता है, क्योंकि जो संजय होता है वह जून 2024 से वहां पर नहीं रह रहा होता है और वहां उस रूम में कभी कभार आकर वहां से चला जाता था। अब पुलिस का पहला टारगेट हो जाता है संजय को
अरेस्ट करना। इसके लिए पुलिस जो होती है वह एक टीम गठित करती है और पुलिस की उस टीम को उज्जैन के इगोलिया के मौलाना गांव भेज दिया जाता है, जो कि संजय का गांव होता था। और पुलिस का यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। संजय को इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने आ रही है और संजय को पुलिस घर से ही अरेस्ट कर लेती है। आफ्टर दिस द पुलिस इंटरोगेट अरेस्टेड संजय एंड आस्क द मोटिव बिहाइंड दिस मर्डर। पहले तो वह पुलिस के सभी सवालों का जवाब देने से मना कर देता है, बात को इधर से उधर घुमा देता है। वह कहता है कि वह 10 महीनों से बाहर रह ही नहीं रहा होता है, तो उस रूम में आई लाश के बारे में बात क्या बता सकता है। उसे कुछ नहीं पता, उसके बारे में मकान मालिक से पूछे या वहां पर जो दूसरा किराएदार रहता है उससे पूछे। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं भाप गई थी कि शायद इस मर्डर का कनेक्शन इसी से है, इसीलिए पुलिस ने फिर उससे सख्ती से पूछताछ की, अपने तरीके से उससे पूछताछ की। तब संजय जो है वह टूट जाता है और वह पूरी बात बताता है कि 2016 में उज्जैन के फ्रीगंज में रहने वाली प्रतिमा और पिंकी जो होती है वह राजस्थान के सुभाष माहेश्वरी से लव मैरिज कर लेती है। जब वह लव मैरिज करती है तो उसके परिवार वाले जो होते हैं वह उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। प्रतिभा और सुभाष जो होते हैं वह लव मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय साथ रहने के बाद उन दोनों में अनबन होने लग जाती है और फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता टूट जाता है और उसका जो पति और जो पत्नी होते हैं वह दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सुभाष जो होता है वह भी उससे मतलब रखना बंद कर देता है। वहां से लव मैरिज टूटने के बाद एक पार्टी में प्रतिमा और संजय की मुलाकात हो जाती है। संजय पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी उस महिला से अटैच हो जाता है। धीरे धीरे उन दोनों में अटैचमेंट बढ़ जाता है और संजय और पिंकी जो होते हैं वह साथ में रहने के लिए 2022-23 में देवास की वृंदावन कॉलोनी में एक पूरे घर को किराए पर ले लेते हैं। संजय जब ये मकान किराए पर लेता है तब वह पिंकी को अपनी पत्नी बताता है, जिससे उसको वह मकान आसानी से मिल जाता है और वह दोनों वहां पर लिव इन रिलेशनशिप में आराम से रहने लग जाते हैं। कुछ समय तक तो वह मजे में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता है तब वह जो महिला होती है पिंकी यानी कि प्रतिमा, वह उस शादीशुदा संजय पर उससे शादी करने के लिए दबाव बनाने लग जाती है, जिस वजह से संजय की परेशानी बढ़ जाती है। संजय उसको बहुत समझाता है, वह बताता है कि वह पहले से शादीशुदा है और वह उससे शादी नहीं कर सकता। तब वह महिला कहती है कॉलोनी के सभी लोग हमको पति पत्नी के रूप में जानते हैं और वह उससे शादी के लिए जबरदस्ती फोर्स करती है। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है और उन दोनों में तनातनी का माहौल रहने लग जाता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उन दोनों में जो तनातनी का माहौल है, उन दोनों की बहस है, वह लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे एक दिन जब मार्च 2024 को उन दोनों में बहस हो रही होती है और पिंकी उसको शादी के लिए फोर्स कर रही होती है, संजय के काफी समझाने के बावजूद भी पिंकी चुप नहीं हो रही थी। तभी अचानक संजय को गुस्सा आता है और वह पिंकी के दुपट्टे से उसका गला दबाने लग जाता है। तभी अचानक से संजय का दोस्त जो होता है विनोद भाभी वहां पर आ जाता है और वह भी संजय का साथ देने लग जाता है। संजय जब पिंकी के दुपट्टे से उसका गला दबा रहा होता है तब जो उसका दोस्त विनोद होता है वह उसका मुंह बंद कर लेता है, इससे वह चीख और चिल्ला नहीं पाती है और फिर संजय पिंकी के दुपट्टे से ही उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोनों पिंकी की डेड बॉडी को फ्रिज में से सारे बॉक्स निकालकर उसमें पिंकी के हाथ पैर बांधकर उसको रख देते हैं। उसके बाद उस फ्रिज का गेट बंद करके उसके चारों तरफ कपड़ा बांध दिया था, जिससे उसका दरवाजा ना खुले और उसकी जो बॉडी है वह अंदर रखी रहे। गेट को अच्छे से बंद करने के बाद उस फ्रिज को चालू कर दिया जाता है और इसके बाद फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और उस रूम का जो किराएदार बलबीर होता है वह उस रूम को यूज करने के बहाने उस रूम का ताला तोड़ता है और उसके अंदर दाखिल होता है। इसके बाद उसको फ्रिज में रखी हुई डेड बॉडी दिख जाती है, जिसके बाद पुलिस को बुलाता है और वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। पुलिस की एक टीम आरोपी को तो घर से अरेस्ट कर लेती है, इसके साथ ही साथ संजय का साथ देने वाले विनोद के घर पर भी दबिश दी जाती है। जब पुलिस उसके घर पर दबिश देती है तब पुलिस को यह पता चलता है कि वह पहले से ही किसी क्राइम के कारण राजस्थान की जेल में बंद है। इस शॉकिंग घटना से वहां के सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि जो संजय और जो प्रतिमा होते हैं वह दोनों अच्छी तरीके से जानते थे कि वह दोनों मैरिड हैं और वह एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। खैर प्रतिमा तो उसका लव मैरिज जो है वह टूट गया था, लेकिन संजय को बात सोचनी चाहिए थी। बाय जानते हुए भी कि उसकी लड़की भी है, उसकी वाइफ भी है, उसके बावजूद भी वह उस रिलेशनशिप में पड़ा और उसने उस लड़की को तो जान से ही मार दिया, इसके साथ साथ अपने बच्चों और अपनी पत्नी की भी जिंदगी खराब कर दी। तभी कहते हैं कि जिन रिश्तों की कोई बुनियाद नहीं होती है उन रिश्तों का अंत कुछ इसी कहानी की तरह होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू।